स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 33 पार्ट ए। तो जहाँ पे हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारा VTH। ओके, तो इसको करने के सीधा सा क्या है, दो स्टेप है हमारे। पहला है अचीव फ्लैट बैंड वोल्टेज, तो जो हमने VFF पढ़ा है अब उसको हम निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, VTH को निकालने के लिए तो उसके अंदर क्या है, कीप ऑन इंक्रीजिंग गेट वोल्टेज। तो हमें ये पता है गेट वोल्टेज के बढ़ाने से हमें VFB मिलता है, मतलब वो तीन अलग अलग कंडीशन थी, VFB और आपका VTH, और गेट वोल्टेज कहीं यहाँ लाई करेगा। ओके, VG, तो उसको बढ़ाएंगे तो आपको पहली कंडीशन मिलेगी, फिर और बढ़ाएंगे। ओके, ये अलग अलग केस होते हैं, दिस इज केस 1, ये एक केस 2 हो जाएगा और ये आपका केस 3 हो जाएगा, डीप इन्वर्जन लेयर वाला। ओके, तो VG को आप इस तरीके से बढ़ाओ कि आपको वो VFB दे दे। ओके, अंटिल द फ्लैट बेड कंडीशन इज नॉट अचीव, जब तक आपको फ्लैट बेड कंडीशन ना मिल जाए तब तक आपको VG को बढ़ाना है, VG इक्वल टू VFB बना देना है। और जब आपका VG VFB के इक्वल हो जाएगा तो वो हमारा 5ms, जो आपका वर्क फंक्शन डिफरेंस है किसके बीच में, मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में, माइनस QSS डैश अपॉन C0x, इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ये हमने पहले देखा हुआ है। तो VFB इक्वल टू हमारा 5ms माइनस QSS डैश अपॉन C0x के इक्वल हो गया। उसके बाद स्टेप 2 में आते हैं, डिप्लीट द इंटरफेस। तो जो आपका इंटरफेस है उसको डिप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये आपका पूरा सेमीकंडक्टर साइड है और ये आपका इंसुलेटर है। ओके, और ये जो लाइन है बीच में ये आपका सेमीकंडक्टर इंसुलेटर इंटरफेस है एग्जैक्टली। तो अब हमारा जो इंटरफेस है ना, इंटरफेस की तरफ, इंटरफेस से और सेमीकंडक्टर वाली साइड में इसके बीच इस ड्यूरेशन को आपको क्या करना है, इस लेंथ को आपको डिप्लीट करना है। यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बनाना है। तो ये भी हम देख चुके हैं कि डिप्लीशन रीजन कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमें एक्सपोज करना पड़ेगा नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस को। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा, ये एक डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। डिप्लीशन रीजन की विड्थ हमारा XD रहेगी, ये तो पता ही है। तो सेकेंड स्टेप डिप्लीट द इंटरफेस। पहला स्टेप कि VG को तब तक बढ़ाना है जब तक आपको वो VFB की वैल्यू के बराबर वैल्यू ना दे दे। ओके, तो यहाँ पे क्या कंडीशन आती है कि फॉर VG इज ग्रेटर देन VFB। तो ये वही चीज़ है, पहला जो मैंने केस बताया कि VG आपका कम था, उसको बढ़ा के हम VFB के इक्वल ले गए, और अगले केस में उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे और VFB, इस वाले केस में हम देख रहे हैं ये VFB से और ज़्यादा उसको बढ़ाएंगे, और अभी VDH नहीं पहुँचा है। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल सा मॉस कैप है, आपका ऑक्साइड हो गया, ये मेटल हो गया, और ये आपका सेमीकंडक्टर हो गया। ओके, पॉजिटिव चार्ज ऊपर है क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है, VFB से ग्रेटर वैल्यू ली है VG की, तो ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएगा। ओके, और नेगेटिव आयन जो है, एक्सेप्टर आयन है, वो यहाँ एक्सपोज हो जाएंगे। तो उसकी मदद से जो आपका एक कैपेसिटर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसकी विद आपका T0x है। ओके, ये VG हमने अप्लाई किया है। तो VG की वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू Q डिप्लीशन अपॉन C0x के इक्वल हो जाएगी। ये कहाँ से आया आपका, Q इक्वल टू CV, या फिर आपका V इक्वल टू QYC। तो इस वैल्यू को यूज़ करके हमने यहाँ लिखा है। अब Q जो है वो Q हम क्या देख रहे हैं कि जो डिप्लीशन रीजन में चार्ज आपका ये स्टोर्ड हुआ है, एक्चुअल में हमें ये वाला चार्ज लेना है, ये वाला चार्ज, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया है Q डिप्लीशन, और इसका केवल मैग्नीट्यूड लेना है। वैसे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, पर नेगेटिव साइन हमको नहीं लेना, तो इसलिए ये आपका क्या, केवल Q डिप्लीशन, उसका मैग्नीट्यूड अपॉन C0x, जो उसका इसके थ्रू आपका एसोसिएटेड कैपेसिटेंस है वो C0x। ओके, क्योंकि कैपेसिटेंस किसके थ्रू है, ऑक्साइड के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वी फर्दर कीप ऑन इंक्रीजिंग गेट वोल्टेज, जब हम गेट वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, देन बैंड बैंडिंग स्टार्ट्स टू टेक प्लेस एंड वी स्टार्ट टू हैविंग डिप्लीशन रीजन। तो सिंपल सा ये है कि देखो, इस वाले केस में क्या था कि आपको नंबर 1, ये आपने जब VG को बढ़ाया और कहाँ तक बढ़ाया, VFB तक बढ़ाया, तो आपका जो बैंड कुछ इस तरीके से जो था, ये जो बैंड है वो इस तरीके से बैंड था, वो बीच में फ्लैट हो गया। ये वो कंडीशन है जब आपने VG को बढ़ा के VFB के इक्वल कर दिया। और अब जब आप VG को VFB से भी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका बैंड दूसरी तरफ बैंड हो जाएगा, और इसकी वजह से ही आपको ये डिप्लीशन रीजन यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो VG को फर्दर इंक्रीज करने से आपको डिप्लीशन रीजन मिल रहा है, यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, वे स्टार्ट टू हैविंग द डिप्लीशन रीजन, और इसका मतलब है कि एक्सेप्टर आयंस गेट्स एक्सपोज्ड। ओके, तो VG की वैल्यू अब क्या है, अब देखो लॉजिकली समझने वाली बात है कि VG की वैल्यू इसके पहले हम जो देख रहे थे केस में वो क्या था, VFB के इक्वल हमने करी थी। अब जब VFB के ऊपर इक्वल कर दी, अब हमसे कह रहा है कि उसको और फर्दर बढ़ाया, पर फर्दर कितना बढ़ाया, तो जो फर्दर इंक्रीज है VG में वो ये है, फर्दर जो इंक्रीज किया वो यही है, Q डिप्लीशन अपॉन C0x। तो ये तो केस 1 था ही,
अब उससे और ज़्यादा बढ़ाया, मान लो कि ये वैल्यू 4 वोल्ट के इक्वल है और हमने उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब ये 2 वोल्ट और हमने बढ़ा दिया, तो एक्चुअल में अब हमारा टोटल वैल्यू कितनी आ गई, ये 6 वोल्ट के इक्वल हो गया। ओके, तो 6 वोल्ट हमारा है, तो हमने 2 वोल्ट फर्दर उसको इंक्रीज दिया है, तब जाके वो 6 वोल्ट बनाया। 6 वोल्ट के अंदर जो 2 वोल्ट है वो इसकी वजह से मिलेगा, जो डिप्लीशन रीजन बनेगा उसका चार्ज और कैपेसिटेंस की वजह से। ओके, एक चीज़ और है कि डिप्लीशन जो चार्ज है हमारा वो पर यूनिट एरिया लेना है, हमको ये याद रखना है। ओके, डिप्लीशन चार्ज पर यूनिट एरिया, या फिर इसको एक्सेप्टर चार्ज पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं। क्यू डिप्लीशन किसके इक्वल होगा हमारा, नॉर्मली देखें तो माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, क्यू इंटू एन ए एक्सेप्टर टाइप का है, और एक्स डी। ओके, ये डिप्लीशन विथ है, मतलब एक होता है कि चार्ज मान लो 6 कूलम चार्ज है, पर ये पर यूनिट एरिया या पर यूनिट लेंथ अगर बात करें तो ये है, और वो 4 मीटर में कितना होगा, 624 कूलम हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि जो उसकी विद है डिप्लीशन रीजन की एक्स टी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात जब आती है कि हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, वो क्यू डिप्लीशन का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आपका चला जाएगा, तो ये चीज़ है। और एक्स टी हमारा डिप्लीशन रीजन विद है, ये तो पता ही है। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमको ये पता है कि जहाँ पे भी हमारा न्यूट्रल रीजन होगा, ओके, ये हमारा जो रीजन है इधर सेमीकंडक्टर वाला, ये हमारा न्यूट्रल रीजन है, तो वहाँ पे ओके कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। ये बल्क पी रीजन है, या फिर आप इसको न्यूट्रल रीजन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो EI है, EI के थ्रू हमने जो वोल्टेज माना है वो 0 वोल्ट माना है, कि EI को एज अ रेफरेंस लेते हुए उस रेफरेंस वोल्टेज को 0 वोल्ट माना है। ये सब हमने पहले देखा ही है कि आपका डिप्लीशन रीजन के आधे में तो आपका EI ग्रेटर देन EF होता है, और फिर बाद में वो EI लेस देन EF हो जाता है। ओके, आधा उसके ऊपर है, आधा उसके नीचे है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, जो समझने वाली बात भी है, कि आपका जहाँ डिप्लीशन रीजन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, और ये जो इनका डिफरेंस है EI और EV का, ये Q5S के इक्वल है। ओके, ये कोई नई बात नहीं है। तो डिप्लीशन रीजन जो है उसकी विद डिप्लीशन रीजन विद XD है, वो x इक्वल टू 0 से शुरू होता है, मतलब कि एक एक्सिस मानिए कि ये x एक्सिस है, तो वो x इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है और x इक्वल टू XD तक जा रहा है। और वहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। ओके, सो ये ऑक्साइड है इधर, ये सेमीकंडक्टर है इधर। ओके, ऑक्साइड तो आपका क्या होगा, इंसुलेटर, ये सबको पता है। ये सेमीकंडक्टर हो गया, तो उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ये वाला जो पॉइंट, ये लाइन है, ये आपका ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस है। तो ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस से शुरू होके आपका x इक्वल टू 0 कहाँ है, ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस वाली लाइन, आगे की तरफ x इक्वल टू XD तक, क्योंकि पूरी विद XD है, तो XD तक आपका ये आपका डिप्लीशन रीजन बनता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, तो आप ये समझो कि जो बल्क पी रीजन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम ये पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका 0 है, और आपका पोटेंशियल भी उस जगह 0 लिया है। EI पे तो हमने वैसे भी एज ए रेफरेंस 0 लिया है आपका। ओके, वोल्टेज तो हम फाई की बात करें तो वो 0, और आपका E है वो भी 0। बट अब यही इसी केस में अगर देखा जाए तो इस डिप्लीशन रीजन के अंदर यहाँ पे आपका E नॉट 0 होगा और आपका फाई भी नॉट 0 होगा, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ओके, उसको हम देखते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस की अगर बात करें तो बाउंड्री कंडीशंस हमें साफ साफ दिख रही है कि x इक्वल टू 0 एक बाउंड्री है और x इक्वल टू XD आपका दूसरी बाउंड्री है। तो अब एक बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर हम एक समरी टाइप का देख लेते हैं। ओके, तो इसको मैंने पहले से ही इस तरीके से ग्रुप में कर दिया है कि इधर आपने केवल E की कंडीशन को देख रहे हैं, इधर फाई की। अब आप ये दिमाग में रख लो कि x इक्वल टू XD पे, मतलब इस वाली जगह पे आके आपका दोनों ही E और फाई 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू XD के जस्ट बाद में आपका क्या लाई करता है, आपका प्योर सेमीकंडक्टर न्यूट्रल बल्क रीजन, तो न्यूट्रल रीजन में आपका 0 हो जाएगा। तो जब x इक्वल टू XD पे 0 होगा, इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 वाली जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो आप दोनों ही केस को सही से देखोगे अगर, ओके, तो x इक्वल टू XD, ये x इक्वल टू XD है पे आपका एट x इक्वल टू XD पे आपका E इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे भी नीचे भी x इक्वल टू XD पे फाई इक्वल टू 0 है। बट x इक्वल टू 0 पे अगर आप देखोगे तो आपको E इक्वल टू ES मिल रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को उस समय हमने से पर्टिकुलर ES बोल दिया। ओके, सब स्क्रिप्ट में आपका S है, और x इक्वल टू 0 पे ही फाई भी आपका फाई S हो जाएगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन है, इनको याद करना मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आपको याद रखना है x इक्वल टू XD, x इक्वल टू XD के जस्ट बाद में आपका न्यूट्रल रीजन आ जाता है, इसलिए x इक्वल टू XD पर आपका E और फाई 0 होगा। फिर बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की इन डिप्लीशन रीजन। तो चार्ज डेंसिटी आप ρV से लिख सकते हैं। ओके, ρV इक्वल टू माइनस Q इंटू NA, और ये हमने चार्ज ऊपर भी लिया था Q इंटू NA, और इसमें XD और मल्टीप्लाई कर दिया था, जो हमने पूरा चार्ज लिया था, जो हमने क्या बोला था, Q डिप्लीशन। ओके, Q डिप्लीशन को एक तरीके से बोल सकते हैं कि ρV इंटू XD के इक्वल ये Q डिप्लीशन। फिर बात करेंगे
यूजिंग पॉइसन्स इक्वेशन इन डिप्लीशन रीजन, तो डिप्लीशन रीजन में पॉइसन्स इक्वेशन यूज़ करनी है। अच्छा, इसके लिए फिर वही आ जाता है कि आपका इंजीनियरिंग मैथ या फिर EMFT, उसके अंदर ये डिटेल में आपका डिस्कस है। तो अभी केवल यहाँ पे याद कर लेंगे कि पॉइसन्स इक्वेशन d/dx इक्वल टू ρv/e एप्सिलॉन एस के इक्वल है। ओके, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको ये चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन एस मिल जाएगा। ये पॉइसन्स इक्वेशन है। तो यूजिंग पॉइसन इक्वेशन इन डिप्लीशन रीजन, तो आपका ये क्या दे देगा, E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस डिफरेंशिएशन को उधर लेके इंटीग्रेट कर दिया ρv/ε/dx। अब ρv की जगह हमने क्या कर दिया, उसकी जो वैल्यू है उसको लगा दिया -qNA/ε/dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको क्या देगा -qNA/ε/, और क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट में, तो ये dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने की वजह से आपको यहाँ पे एक x दे देगा और एक कांस्टेंट साथ में। अब कांस्टेंट की वैल्यू c1 उसको मान लिया, उसको निकालने के लिए आपको फिर से बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एट x इक्वल टू xd पर आपका E 0 के इक्वल होता है, और जब आपका E इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के इक्वल है तो ये पूरा टर्म हम 0 के इक्वल, इक्वेशन 1 है, इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो आपका c1 एग्जैक्टली qNA/ε/s xd के इक्वल आ गया। ओके, मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो ये आपका E की इक्वेशन है, इसमें एक बार तो x है और एक बार x दिया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, कॉमन है। तो देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है कि E इक्वल टू -qNA/ε/s और x -xd, बाकी सारी चीज़ें कॉमन ले ली और x -xd को अलग ले लिया। ये आपकी इक्वेशन 2 आई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल इन डिप्लीशन रीजन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। ओके, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इंसुलेटर की, इंसुलेटर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये तो हमने सेमीकंडक्टर वाली साइड में देखा, मतलब एक्चुअल में ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था कहाँ पे, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर इंटरफेस पे, ये जो हमारा बीच में डिप्लीशन रीजन बना था इसके अंदर। ओके, अब हम देखते हैं कि आपका इंसुलेटर वाली साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसको एप्सिलॉन ऑक्साइड करके लिख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये इंसुलेटर क्या है, एक्चुअल में ये इंसुलेटर आपका ऑक्साइड ही है। और ये d0x लिख लेते हैं, ds आपका क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। तो ये पूरा एक्चुअल में इस तरीके की सेम बाउंड्री कंडीशन वाली चीज़ हम EMT के अंदर करते हैं। ओके, तो ये आपका ds एट x इक्वल टू 0 की अगर बात करेंगे, एट x इक्वल टू 0 E इक्वल टू ES है, ये हमने पहले ही देखा हुआ है। और x इक्वल टू 0 पे एक और चीज़ क्या थी आपकी, फाई इक्वल टू फाई-s के इक्वल था, पर उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ फ्लक्स डेंसिटी का इस्तेमाल होगा, इसलिए हम यहाँ पे केवल ds का यूज़ कर रहे हैं। तो ES इक्वल टू qNA और अपॉन एप्सिलॉन-s इंटू xd, ये हमने ऊपर से सॉल्व किया है। ओके, इसमें x वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि पर्टिकुलर ये ES की ही बात कर रहे हैं, मतलब हम E की बात नहीं कर रहे हैं। E की इक्वेशन में आपका x -xd आता है, पर हम क्योंकि ES की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे केवल और केवल यही xd आएगा, यहाँ पे कोई भी x नहीं आएगा। तो ये हमने ES की वैल्यू लिखी और ये हमने नेमिंग कर दी कि आपका E0x और D0x आपका ऑक्साइड वाली साइड में होगा। फिर बात करते हैं कि एट द बाउंड्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी कंटिन्यूस। तो ये कंडीशन होती है, मतलब इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, बस याद करने वाली चीज़ है कि बाउंड्री की अगर बात करें तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब d0x इक्वल टू ds, मतलब एक अगर आप बाउंड्री ऐसे बना रहे हो तो इसके इधर जितना फ्लक्स डेंसिटी है इधर भी उतनी ही फ्लक्स डेंसिटी होनी चाहिए। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा, d0x इक्वल टू ds, ये दोनों फ्लक्स डेंसिटी आपका एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब d इक्वल टू क्या होता है, E एप्सिलॉन, या फिर बोले तो E इक्वल टू dy एप्सिलॉन होता है। ये सब फॉर्मूले EMFT के अंदर है। तो इस फॉर्मूले से अगर देखेंगे तो d को हम रिप्लेस कर देंगे E इंटू एप्सिलॉन से। जब इसको रिप्लेस कर देंगे ये E0x एप्सिलॉन-0x, ये एप्सिलॉन-s और ES। तो E0x क्योंकि हमें कैलकुलेट करना था, ES जो था एक्चुअली ES ये हम कैलकुलेट कर चुके थे, और बाकी जो दोनों चीज़ें हैं ये एप्सिलॉन-s और एप्सिलॉन-0x ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये पर्टिकुलर हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन निकल के आया, E0x का इक्वल टू एप्सिलॉन-s इंटू ES अपॉन E0x, सॉरी एप्सिलॉन-0x। तो ये पूरा निकल के आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इंसुलेटर, तो ये पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशंस हैं ये हमारे काम के हैं। ओके, सो हम बात करते हैं, सो पोटेंशियल प्रोफाइल इन द डिप्लीशन रीजन कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल निकाली, अब हम पोटेंशियल प्रोफाइल निकाल रहे हैं। तो इक्वल टू E इक्वल टू -d5/dx के इक्वल होता है, फॉर्मूला ये हमें पता है। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपका जो आपका पोटेंशियल होता है उसका डिफरेंशिएशन वैल्यू की इक्वल होती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, -d5/dx। तो फाई क्या हो गया एक्चुअल में, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E dx। अब E की वैल्यू लगा दी, उसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, -qNA और एप्सिलॉन-s x -xd, माइनस से माइनस गया तो ये इस तरीके से आ गया। अब ये जो x का टर्म है x -xd, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन ईजी है, एक बार दे देगा x² बाई 2, और xd असल में x नहीं है, xd
एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो आपका केवल एक किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx तो वो x देगा, और इंटू एक्स डी तो मौजूद पहले से ही है। तो ये चीज़ देखो यहाँ पे देखने को मिली है। तो फाई इक्वल टू क्यू एन ए और अपॉन एप्सिलॉन एस और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू एक्स टी और प्लस आपका C2। अब फिर से एक कांस्टेंट आ गया, इसको C2 लिखा है, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो बाउंड्री कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। अब फिर से हमें पता है कि आपका x इक्वल टू एक्स डी वाली जगह पे आपका फाई 0 हो जाता है, तो x की जगह एक्स डी लगा देंगे, तो आपका ये फाई 0 बन जाएगा, और ये एक्स टी स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस एक्स टी स्क्वायर क्या दे देगा, माइनस, ओके, तो -1/2 आपका एक्स टी स्क्वायर दे देगा एक्चुअल में। ओके, ये एक्स टी स्क्वायर अपॉन 2 है, और इससे हम एक्स टी स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, तो आपको माइनस का दे देगा। तो C2 इक्वल टू 1/2 क्यू एन ए अपॉन एप्सिलॉन एस, ओके, और एक्स टी स्क्वायर इस तरीके से दे देगा। तो अब इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये दो टर्म तो पहले से ही थे हमारे, और इसमें एक टर्म और आपका आ जाएगा, वो क्या है, वो आपका C2 है। ओके, पर इसको हम प्लस की तरह ट्रीट करेंगे फिलहाल तो, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू एक्स टी और प्लस एक्स डी अपॉन एक्स टी स्क्वायर अपॉन 2 इस तरीके से। तो ये हमने लिख लिया इस तरीके से ग्रुपिंग करके, सॉरी, हाँ ये हुआ। तो आपका C2 आ गया। तो ये हमने आपका जो पोटेंशियल आपका डिफरेंस है उसकी प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। तो फाई इक्वल टू क्यू एन ए अपॉन एप्सिलॉन एस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू एक्स टी प्लस एक्स डी स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल हो गया। सो इक्वल टू क्यू एन ए, ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म बाहर, और इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसमें से 2 को हम बाहर ले लेंगे। ओके, यहाँ पे 2 सप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा x माइनस एक्स डी का होल स्क्वायर के इक्वल दिख रहा है साफ साफ। तो फाई इक्वल टू क्यू एन ए अपॉन 2 एप्सिलॉन एस। ओके, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रही है, ये 2, और ये x माइनस एक्स डी जो है इसका आपका होल स्क्वायर हो जा रहा है। तो ये आपका पोटेंशियल प्रोफाइल आ गई इन द डिप्लीशन रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल को मैंने यहीं पे साथ के साथ लिख दिया, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो माइनस क्यू एन ए अपॉन एप्सिलॉन एस होता है, तो यहाँ पे माइनस नहीं है पहली बात, और यहाँ पे 2 अलग से आ गया है, और x माइनस एक्स डी वहाँ पे था, यहाँ पे उसका स्क्वायर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बात करते हैं सरफेस पोटेंशियल की। तो एट x इक्वल टू 0 की अगर बात करें, तो वहाँ पे तो 0 नहीं था, मतलब वहाँ पे आपका E और फाई, ओके, दोनों ही 0 के इक्वल नहीं है। तो फाई एस के इक्वल है। तो फाई एस की अगर बात करेंगे, बट किस जगह पे, आप x इक्वल टू 0 पे। तो फाई जो हमने ऊपर निकाला है पोटेंशियल प्रोफाइल, तो उसमें अब x की जगह 0 लगा देंगे। तो वो क्या है, x माइनस एक्स डी का होल स्क्वायर, तो x की जगह 0, तो ये क्या केवल दे देगा आपका एक्स डी का होल स्क्वायर। तो अगर x इक्वल टू 0 पे निकालना चाहते हैं सरफेस पोटेंशियल पे, तो वो आपका केवल एक्स डी स्क्वायर आपको दे देगा, और यहाँ पे 2 भी आएगा, ये याद रखेंगे कि यहाँ पे 2 भी आएगा। उसके बाद बात करते हैं डिप्लीशन रीजन विद की। अब क्या एक्चुअल में क्या किया है ना, कि हमने क्या क्या निकाला, देखो पहले E निकाला, फिर E ऑक्स निकाला, फिर फाई निकाला, फाई एस एक्चुअल में उसी से फाई एस निकाला फाई से, और अब उस फाई एस से हम इसकी मदद से एक्स डी निकालेंगे, क्योंकि फाई एस के फॉर्मूले में एक तरफ एक्स डी है, एक तरफ फाई एस है। तो एक्स डी को एक तरफ ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन एस अपॉन क्यू एन ए और इंटू फाई एस। तो ये आपका एक्स डी डिप्लीशन रीजन विद निकल के आई। तो हेंस क्यू डिप्लीशन निकालेंगे अब। अच्छा, क्यू डिप्लीशन का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, हमें पता है कि इक्वल टू क्यू एन ए और इंटू एक्स डी। तो ये होता है एक्स डी की वैल्यू, ये हमने ऐसे रख दी है, ठीक है, इस तरीके से पूरी। अब क्यू एन ए इधर बाहर है और क्यू एन ए इधर रूट में है, तो इससे क्या हुआ कि क्यू एन ए रूट में ऊपर आपको मिल जाएगा। तो क्यू डिप्लीशन का जो मॉड है किसके इक्वल हो गया, रूट क्यू एन ए 2 एप्सिलॉन एस और इंटू फाई एस, इसके इक्वल आ गया। तो या फिर 2 क्यू एन ए आपका हो जाएगा और एप्सिलॉन एस और इंटू फाई एस। तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला क्यू डिप्लीशन की मॉड का मैग्नीट्यूड का आ जाएगा। और ये एक्चुअल में क्या है, डिप्लीशन चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये पर यूनिट एरिया है, ये वाली बात याद रखेंगे। ओके, इसको पहले भी मैंने फिगर आउट पॉइंट आउट किया था कि आपका पर यूनिट एरिया है। अब बात करते हैं हेंस अप्लाइड गेट वोल्टेज आपका कितना है। तो ये फॉर्मूला भी हम पहले देख चुके हैं कि Vg जो है असल में दो चीज़ों का सम के इक्वल है। ओके, एक तो VFB, ओके, तो पहली कंडीशन यही थी कि Vg को इतना बढ़ाओ कि वो VFB बन जाए, फिर उसको आगे VFB के फर्दर भी बढ़ाओ, कितने वैल्यू से बढ़ाओ, इतनी वैल्यू से बढ़ाओ। अब इतनी वैल्यू के लिए आपको क्यू डिप्लीशन का मैग्नीट्यूड पता चल गया है, तो उसको यहाँ पे सप्लाई कर देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, अप्लाइड गेट वोल्टेज। तो ये हमने स्टेप 2 के पूरा खत्म करके अप्लाइड गेट वोल्टेज निकाला। मतलब इनिशियली स्टेप 1 में क्या था कि आप लिख सकते हो कि Vg इक्वल टू VFB, ये स्टेप 1 है, एकदम ईजी। और स्टेप 2 पूरा इतना करने के बाद केवल हमने इतनी चीज़ निकाली कि स्टेप 2 इक्वल टू आपका Vg इक्वल टू VFB। इसमें एक चीज़ और जोड़ गई, ठीक है, प्लस ये। अब हमें स्टेप 3 करना है आफ्टर 2 स्टेप्स। स्टेप 3 में क्या है कि फर्दर पॉजिटिव चार्ज इज एडेड एट द गेट टू गेट द इन्वर्जन लेयर। ये सब हम पढ़ चुके हैं, एक्युमुलेशन मोड, डिप्लीशन मोड, इन्वर्जन मोड। तो फर्दर हमें और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ऐड करना है गेट के थ्रू इन्वर्जन लेयर के लिए।
तो आप ऐड करते हैं तो आपको पता है कि आपका जो पी टाइप है, बल्क पी टाइप, वो ऐसा एन टाइप बिहेव करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कंडक्शन बैंड के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है, हमने Vg की जो वैल्यू है उसको और फर्दर बढ़ा दिया है। ओके, और कितना बढ़ा दिया है वो आपको पता है कि आपको इतना बढ़ाना है कि उसकी जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो XT मैक्स पे आपका फिक्स हो जाए, अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो ये XT मैक्स बन गया। अच्छा, ये पॉइंट जो होता है इसके ऊपर जितना ये होता है उतना ही नीचे होता है, तो ये Q5F और ये Q5F, और ये एक्चुअल में टोटल Q आपका 5S के इक्वल होता है। तो आपको ये भी पता है यहाँ से कि Q5S इक्वल टू 2 टाइम्स Q5F होता है। तो Q5F की अगर वैल्यू लिखेंगे तो EI माइनस EF भी होती है बल्क के अंदर। ये जो Q5F है ये EI माइनस EF भी है, और ये जो Q5F है इसकी वैल्यू इसका उल्टा ये आपका EF माइनस EI भी लिख सकते हैं इसको इस जगह पे। ओके, तो ये आपका EI माइनस EF के इक्वल हो गया बल्क में। XT मैक्स की अगर बात करेंगे, XT मैक्स कब मिलेगा आपको? जब आपका VG VTH के इक्वल बन जाएगा। और एक्चुअल में हमने पूरा जो डेरिवेशन की बात कर रहे थे इसी लेक्चर के शुरू से, वो हमें क्या निकालना था? VTH की वैल्यू को निकालना था। तो उसी VTH की वैल्यू को निकालने के लिए अब हम ये कर रहे हैं। तो Vg को अब हम कितना बढ़ाएंगे? आपको XT मैक्स कब मिलता है? मैक्सिमम डिप्लीशन रीजन की विड्थ कब मिलती है? जब आप Vg को उस लेवल तक बढ़ा दो जिस लेवल को ही क्या बोलते हैं? VTH बोलते हैं। ओके, V थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो Vg VTH हो जाएगा तो आपको XT मैक्स दे देगा। अगर Vg VTH से कम है तो आपका XT मैक्स से कम होगा। तो ये तो बहुत ही आपका लॉजिकल बात है, सिंपल सी बात है। अगर फिर बात करते हैं कि एट Vg इजकल टू VTH, Vg इजकल टू VTH पे आपका जो 5S है वो 2/5F के इक्वल होगा। ये भी डिस्कस कर लिया कि ऐसा होगा। सो एट Vg नॉट इक्वल टू VTH, अगर Vg VTH के इक्वल नहीं होगा तो आपका 5S 2/5F के इक्वल नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड टाइप की हैं, तो एक स्टेटमेंट आपका होगा। उसके बाद बात करते हैं कि मेक सरफेस पोटेंशियल इक्वल टू 2/5F। ओके, सरफेस पोटेंशियल जो 5S है उसको 2/5F के इक्वल बनाओ। होल कंसंट्रेशन इन द बल्क बिकम इक्वल टू आपका इक्वल कंसंट्रेशन एट द इंटरफेस। तो वही वाली बात है कि ये जो इंटरफेस है आपका इंसुलेटर का और ये आपका डिप्लीशन रीजन है, तो इसमें जितना होल कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? जो आपका इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है इंटरफेस पे। ओके, मतलब इधर जो इलेक्ट्रॉन है और इधर जो होल हुआ करते थे वो इक्वल हो जाएंगे। हैंस रिक्वायर गेट वोल्टेज। तो अब हमें कितना गेट वोल्टेज चाहिए? तो देखो ये स्टेप 3 है, एकदम ईजी है। ठीक है, कनेक्ट द डॉट्स को कनेक्ट करते चलो। तो पहले आपने Vg को इक्वल किया स्टेप 1 में VFP के, फिर उसमें कुछ और जोड़ा, उसको फर्दर इंक्रीज किया, तो उसमें क्या जोड़ा? उसमें ये वैल्यू जोड़ी। ओके, Q डिप्लीशन अपॉन C0x। और स्टेप 3 में उसको और ज़्यादा इंक्रीज किया और अब उसमें क्या जोड़ा है? उसमें 2/5F की वैल्यू जोड़ी है। ओके, एक्चुअल में 5S जुड़ा है पर उसको हम 5S को 2/5F के इक्वल लिखते हैं। ये आपका Vg, और इसी जगह पे जो Vg होता है वो किसके इक्वल होता है? वो VTH के इक्वल होता है। देखो VTH का फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आया कि Vg इक्वल टू VTH इक्वल टू VFB प्लस Q डिप्लीशन अपॉन C0x प्लस 2/5F। सो दिस गेट वोल्टेज इज नोन एज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, इसी गेट वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, VTH, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ओके, तो VTH इक्वल टू VFB। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये, और जहाँ पे Q डिप्लीशन आपको पता है किसके इक्वल होता है? ओके, तो √2Q एप्सिलॉन S Na और 5S के इक्वल है। बट एड Vg इक्वल टू VTH, अब हमें ये पता है कि Vg इक्वल टू VTH पे आपका 5S जो होता है वो 2/5F के इक्वल होता है। ओके, तो देखो इस फॉर्मूले में एक अलग से 2/5F तो आया ही है, बट इसमें एक जो Q डिप्लीशन हुआ करता था, अब आप याद करो उस Q डिप्लीशन के अंदर एक 5S होता था, इस 5S को भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो Q डिप्लीशन आपका क्या बन जाएगा? √4 टाइम्स बन जाएगा Q। ठीक है, एप्सिलॉन S Na और 5F, इसको हमें यहाँ रख देना है। तो VTH इक्वल टू VFB 1, 2/5F 1, और ये अपॉन C0x 1, और ऊपर आपका ये पूरा ये सेम ऐसे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, √4 से आप 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो। यह आपका एक्चुअल पूरा कंप्लीट आपका जो एक्सप्रेशन है VTH का वो निकल के आया है। उसके बाद कुछ नॉर्मल सी बात कर लेते हैं, जैसे कि बल्क पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर बात करते हैं तो ओके, ईजी है, EI है, और क्योंकि पी टाइप है तो इसका EF जो होगा वो EV के पास मिलेगा। और Q5F क्या होता है? EI और EF के बीच का डिफरेंस। अब भले ही EF आपका ऊपर हो या फिर EF नीचे हो, उनका डिफरेंस जो भी होगा वही आपका Q5F होगा। तो Q5F यहाँ पे क्या है? EI माइनस EF के इक्वल है फॉर पी टाइप। और पी टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पे P लिखेंगे, P इक्वल टू NI e रेज़ टू EI माइनस EF अपॉन QT। अब EI माइनस EF की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Q5F।
अब P क्या है यहाँ पे आपका एक्सेप्टर Na के इक्वल है, ओके। P इज लगभग इक्वल टू Na, तो इसी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, Na इक्वल टू लिख सकते हैं, Na इक्वल टू, और EI माइनस EF जो हुआ करता था उसकी जगह आप क्या कर दिया है, Q5F से रिप्लेस कर दिया है। तो Na इक्वल टू Ni एक चीज़, फिर E रेज टू Q5F एक चीज़ अपॉन Qt उसी में। तो 5F को अगर लिखना चाहें इसी को फर्दर सॉल्व करके, तो 5F इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 5F इक्वल टू KT/Q आपका अलग आ जाएगा ln। मतलब हमने क्या किया कि इस Na अपॉन, देखो इसको ऐसे सॉल्व किया कि Na अपॉन Ni ले गए एक बार, ये पूरा का पूरा E रेज टू में था। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो इस E को हटाने के लिए क्या कर देते हैं कि इसको इधर ले गए, तो ये टर्म ln में आ गया कि ln Na अपॉन Ni, और इधर जो भी बचेगा वो बच जाएगा Q5F अपॉन KT। तो इसको इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, KT/Q हो जाएगा, और 5F को इधर ही रहने देंगे, तो 5F इक्वल टू KT/Q और इधर ln Na अपॉन Ni। तो यही टर्म एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। और 5F इक्वल टू KT/Q क्या होता है, VT। तो 5F का भी हमने अलग से एक्सप्रेशन निकाल लिया, तो VT ln Na अपॉन Ni के इक्वल आ गया। Na और Ni आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब आप ये देखो कि ये जो हमने निकाला था यहाँ पे एक्सप्रेशन VTH का, इसमें 2 बार 5F था, तो ये वैल्यू हमें 5F की पता होनी चाहिए कि एक्जैक्टली 5F आएगा तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, ओके। ये 5F की वैल्यू हमने यहाँ सॉल्व करी है, VT ln Na अपॉन Ni। कुछ कंक्लूजन की बात करते हैं। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर हम Na को बढ़ाते हैं, अच्छा ये जो ब्लू वाले से हाईलाइट है ये इंक्रीज, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हाईलाइट किया गया है, और येलो वाले से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए, ओके। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये ग्रीन और मतलब ब्लू और येलो यही दिखा रहा है, ओके, क्योंकि ये 1 है। मतलब Na को अगर आप बढ़ाओगे तो 5F बढ़ेगा। देखो आप एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि Na ऊपर है और 5F भी ऊपर है, और 5F को बढ़ाओगे तो VTH बढ़ेगा। VTH के फॉर्मूले में 5F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप T0x को अगर बढ़ाओगे, जो विथ है उसको बढ़ाओगे तो आपका C0x घट जाएगा, क्योंकि T0x उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज़ों का अगर C0x घटेगा तो आपका VTH जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि VTH के फॉर्मूले में आप अगर सेकंड एक्सप्रेशन सेकंड टर्म की बात करो, ठीक है, VTH के फॉर्मूले में सेकंड वाला टर्म, तो आपका C0x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कुछ कंक्लूजन है कि किसको बढ़ाने से क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। अगर हम QSS को बढ़ा देते हैं, ओके, चार्ज जो आपका है, तो VFB आपका मोर नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप QSS को बढ़ाएंगे तो VFB मोर नेगेटिव होगा, और उससे क्या होगा, N आपका जो अगर VFB मोर नेगेटिव हो गया तो आपका VTH घट जाएगा, ओके। ये सीधा सीधा यहाँ पर रिलेशन है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि VFB अगर बढ़ेगा, देखो ये सीधे से ये बता रहा है कि VFB जो है अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो VTH भी, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो VTH भी घट रहा है, इसके नेगेटिव होने से ये भी घटेगा। तो ये डायरेक्टली रिलेशन आ गया कि VFB और VTH अपने आप में, और वो आपको देखो फॉर्मूले में है ही, VTH का जो फर्स्ट वाला टर्म है वो VFB ही है अपने आप में। फिर बात करते हैं इन्वर्जन चार्ज की।